जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सरकार और सिस्टम वैसे तो दोनों साथ चलने चाहिए और संविधान के मुताबिक चलने चाहिए, लेकिन साल 2014 के बाद ऐसा बदलाव हुआ कि कहा जाने लगा सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। सरकार को चुनौती दी जाने लगी, जबकि सरकार तो संविधान के हिसाब से ही चल रही थी, आज भी चल रही है। लेकिन देखिए, बदलाव ये हुआ कि 2014 के बाद एजेंडा बदल गया। 2014 के बाद सिस्टम को बदलने की कोशिश की गई तो सिस्टम में बैठे हुए पहले के राजा महाराजा बनकर बैठे हुए लोग जो कि अपना ही एजेंडा चला रहे थे, उनमें खलबली मच गई। अब ना तो तुष्टीकरण हो रहा था, ना तो भारत विरोध को बढ़ावा दिया जा रहा था, और ना ही इन लोगों के विदेशी एजेंडों से मनमर्जी चल रही थी। तो बदलाव तो था, और इस बदलाव को जो मौजूदा पुराना सिस्टम है उसने रोकने की कोशिश की, और ऐसे में सरकार को परेशान करने की कोशिश की गई, जिसमें इस सिस्टम के तहत जो अलग अलग अंग हैं, जिनमें न्यायपालिका भी है, जजों वकीलों के गठजोड़ ने, इनके नेक्सस ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे कि सत्ता के लिए चुनौती पैदा हो गई और कदम कदम पर सरकार की राह में रोड़े अटकाए जाने लगे, और वो रोड़े सरकार से होते हुए राष्ट्रपति की राह में भी पहुंच गए, और राष्ट्रपति तक को निर्देश दिया जाने लगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जहां सीजेआई की नियुक्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति ही उन्हें शपथ दिलाते हैं, वहां सीजेआई खुद राष्ट्रपति को आदेश देने लगे, अपने बॉस को आदेश देने लगे, और उनके काम के लिए उन्होंने टाइमलाइन, डेडलाइन तय कर दी। ये हैरानी वाली बात थी कि राष्ट्रपति को कितने महीने में कितना बिल पास करना है और उसका जवाब उन्हें देना है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया। अब जिसके जवाब में जब ये लड़ाई आर पार हो गई है, जब ये लड़ाई सरकार से होते हुए राष्ट्रपति तक पहुंच गई है, तो इसके जवाब में राष्ट्रपति ने भी कुछ सवाल दाग दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ लिया है कि संविधान के दायरे में उनका जो आदेश है अपने बॉस के लिए, राष्ट्रपति के लिए, वो कितना सही है, वो संवैधानिक मान्यताओं पर, संवैधानिक नियमों पर कितना खरा उतरता है। 14 सवालों में ये पूछा है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले अप्रैल में राष्ट्रपति के लिए एक निर्देश दिया था। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना जो अब रिटायर हो चुके हैं, अभी 1-2 दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, उनकी बेंच थी, उनके साथ एक और जज थे, तो 2 जजों की बेंच थी, और उन्होंने कुछ ऐसा फैसला दिया जिससे पूरे देश में विवाद हो गया, जिस पर बोलने के लिए खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आना पड़ा। क्यों? मामला था तमिलनाडु का। तमिलनाडु की सरकार पहुंची थी कि हमारे 10 बिल करीब जो है वो राज्यपाल के पास अटके हुए हैं, और कुछ उनमें से बिल हैं जो राष्ट्रपति के पास अटके हुए हैं और उनको पास नहीं किया जा रहा है। अब ये सुनना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुपर एक्टिव मोड में आ गई, और 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुना दिया, टोटल जस्टिस के उनके अधिकार, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार है कि टोटल जस्टिस के तहत वो किसी को भी आदेश दे सकते हैं, संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 5 जजों की बेंच की जरूरत होती है, पर 2 जजों की बेंच थी, और उन्होंने आदेश दिया कि राज्यपाल को 1 महीने के अंदर किसी भी बिल को जो कि विधानसभा से पास हुआ है उसे 1 महीने के अंदर अपनी मंजूरी देनी होगी। अगर मंजूरी नहीं दे पाएंगे तो उसका कारण बताना होगा, और अगर वो राष्ट्रपति को भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी, और राष्ट्रपति को नहीं तो कारण बताना होगा। अब ये आदेश राष्ट्रपति के लिए दिया गया, और राज्यपाल के लिए, राज्यपाल की वही स्थिति है, वही कानूनी स्थिति है राज्य में जो राष्ट्रपति की केंद्र के तौर पर है, इसलिए दोनों के अधिकार जिम्मेदारियां लगभग एक जैसी हैं। अब संविधान में क्या कहा गया है? संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसे उनके विवेक अधिकार पर छोड़ा है कि उन्हें ये जब सही लगता है तो वो उसे पास कर सकते हैं, मंजूर कर सकते हैं, ना मंजूर भी कर सकते हैं, या फिर विचार के लिए अपने पास रख सकते हैं। और ये अधिकार कांग्रेस के समय में भी रहा है राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, और आज भाजपा के समय में भी रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर जो है अपना आदेश दे दिया। अब क्योंकि संविधान के तहत राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, तो उसके बाद राष्ट्रपति ने खुद 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिए। अब इन सवालों को तैयार किया गया, बड़ी
टीम बैठी थी और ये ऐसे ही नहीं भेजे गए हैं, बहुत सोच विचार कर भेजे गए हैं। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कई लॉ ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए और उनके साथ बैठकर 14 सवाल बनाए गए। अब ये जो 14 सवाल पूछे गए हैं, इनमें से कुछ मुख्य सवाल मैं आपको बताऊंगी जो ये साफ दिखा रहे हैं कि आगे इसका परिणाम क्या होने वाला है, कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही बोलना पड़ सकता है कि उन्होंने जो आदेश दिया है सीजेआई ने, वो आदेश जो है वो संविधान के दायरे में आता ही नहीं है। अब यही टेंशन हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सवाल कुछ ऐसे हैं जिनमें एक सवाल ये पूछा गया है कि जब कोई बिल राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास आता है तो उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, उस बिल को लेकर संविधान क्या कहता है। दूसरा, क्या उसके लिए कोई टाइमलाइन है संविधान के तहत, और अगर नहीं है तो क्या वो तय की जा सकती है, कौन तय करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को आदेश देने का अधिकार है, अगर संविधान की व्याख्या करनी हो, किसी कानून की व्याख्या करनी हो, तो क्या उसके लिए 5 जजों की बेंच की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सवाल पूछे गए हैं उसके अंदर, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी बिल को पास करने के लिए संविधान के तहत किसी टाइमलाइन के तहत बाध्य है, और क्या वो टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। ये सारी बातें उसमें पूछी गई हैं, टाइमलाइन को लेकर, विवेकाधिकार को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की सीमाओं को लेकर और 5 जजों की बेंच का जो नियम है उसे लेकर ये पूछा गया है। साथ ही देखिए ये भी पूछा गया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने ही फैसलों को दूसरे फैसले में काट देता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, आज 2 जजों की बेंच है तो कल को 3 जजों की बेंच में अगर ये मामला जाता है तो हो सकता है वो कोई और इस पर आदेश दे दे। ऐसे में मैक्सिमम जो बेंच है वो रखी जाती है महत्वपूर्ण मामलों पर। अगर संविधान की व्याख्या या सुप्रीम कोर्ट अपने 142 जो धारा है उसके सेक्शन 142 के तहत जो अपना अधिकार वो इस्तेमाल करता है संविधान की व्याख्या का, टोटल जस्टिस का, तो उसके लिए फुल बेंच जो है उसका निर्धारण, उसका नियम तय किया गया है। तो इस पर भी सवाल पूछा गया है कि ये जो आदेश दिया गया है राष्ट्रपति को, उस आदेश की अवैधता कब तक बनी रहेगी। आज तो ये 2 जजों की बेंच ने दिया है, कल को तो 3 जजों की बेंच इसे खारिज कर सकती है। तो ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए मुसीबत बन गए हैं और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो 34 जज हैं उनमें खलबली मची हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में उथल पुथल है, क्योंकि जिन्होंने आदेश दिया था वो तो चले गए, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना वो तो रिटायर हो गए। अब मामला किनके ऊपर आ गया है, मौजूदा सीजेआई बीआर गवई को। जवाब तो उन्हें देना होगा, उनके लिए तो मुश्किल पैदा हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज इसका जवाब देने के लिए अब जुटे हुए हैं कि राष्ट्रपति को क्या बताया जाए इसमें, क्योंकि उन्होंने जो अधिकार का इस्तेमाल किया वो अपने दायरे से बाहर जाके किया, जैसा कि कानून विशेषज्ञों का भी कहना है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता, और अगर ये देता है तो संविधान के दायरे से बाहर है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि वो आगे इस पर कैसे जवाब देगा। अब अगर जवाब वो अपने खिलाफ देता है तो अपना ही आदेश निरस्त हो जाता है, और अगर संविधान से हटकर बोलने की कोशिश करता है तो आपको जस्टिफाई करना होगा। तो ऐसे में इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति ने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, लेकिन ये पूछ लिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है संविधान के तहत, और अगर दे सकता है तो उसके नियम क्या है। तो ये सवाल पूछा है। अगर आप सही नियम और संविधान की बात करेंगे तो वो आपका आदेश जो है पहले ही नियमों के दायरे से बाहर हो जाएगा, इसीलिए उन्हीं के आदेश को उन्हीं से ही काटने की कोशिश हो रही है, और ये पूरा इसका नतीजा यही निकलता हुआ दिख रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में परेशानी बढ़ी हुई है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो आजकल दूसरी वजहों से भी खलबली मची हुई है, क्योंकि पूर्व सीजेआई कुछ ऐसी चीजें करके गए हैं जिससे उनके जज तो परेशान है ही, और जो सीजेआई है उनके सामने भी नई चुनौती पैदा हो गई है। और यहाँ तक कि अब ये सिब्बल सिंघवी जैसे वकीलों पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इन्हीं के ही इनकी लॉबिंग, इनके नेक्सस के चलते एक वर्ग वहां हावी दिखता है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाते हैं, इस तरह के फैसले चाहते हैं, जब चाहे किसी चीज पर स्टे लगा लो, और बार बार उसे ढांपने की कोशिश करते हैं और उसे न्याय प्रणाली का हिस्सा, उसे न्याय के लिए जरूरी बताते हुए इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाते हैं कि एक पक्ष जो है खुद को मायूस समझता है, खुद को अकेला समझता है, और दूसरे पक्ष को फटाफट सुना जाता है। और इसी के कारण जब मन बढ़ता गया तो राष्ट्रपति तक को आदेश दे दिया गया। ऐसे में ये सिब्बल सिंघवी जैसे वकीलों पर भी एक्शन को लेकर बात हो सकती है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट को इनसे आजाद करो,
इनकी जो है जिस तरह से इनकी मनमानी चल रही है उससे जो है उसके बहकावे में आकर, उससे प्रभावित होकर ऐसे ऐसे आदेश आ जा रहे हैं जिससे परेशानी खड़ी हो रही है। अब देखिए जो वक्फ बोर्ड को लेकर आया कि पहली बार में जो है स्टे के ऊपर सोचने लगे पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, सरकार ने विरोध किया और ये सब किसका किया धरा, सिब्बल सिंघवी जैसे लोग जो है इसके लिए पूरी लॉबी करते हैं और सीजेआई को भी लगा था पूर्व सीजेआई को कि ये सही है, लेकिन इसके बाद सरकार का हलफनामा आया तो पूर्व सीजेआई पीछे हट गए। अब गेंद चली गई नई सीजेआई के पाले में। अब उन्हें इसको देखना है कि स्टे लगाए नहीं लगाए, लगाते हैं तो फिर सरकार के साथ सीधे टकराव होगा, नहीं लगाते हैं तो फिर ये सेक्युलर गैंग वालों से सुनना पड़ेगा। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट इस वक्त दबाव में है। दूसरा, वो संपत्ति भी उजागर कर गए हैं। जो पूर्व सीजेआई है संजीव खन्ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति उजागर कर दी। अब ये आने वाले जजों के लिए भी एक तरह की चुनौती है कि उनको अपनी संपत्ति बतानी पड़ेगी। हालांकि ये पारदर्शिता की तरफ एक कदम है, पर जो नए जज अब मौजूद हैं वो इससे बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। नियुक्ति की बात, कॉलेजियम के तहत नियुक्ति की बात, तो उन्होंने ये भी जारी किया कि करीब 400 से ऊपर जो है वो रिकमेंडेशन की गई और 200 करीब जो है रिकमेंडेशन स्वीकार की गई। ये भी बताया कि 14 जज हाईकोर्ट के ऐसे रहे जिनके कहीं ना कहीं सिटिंग जज जिनसे जुड़े हुए थे या पूर्व जज जिनसे जुड़े हुए थे, जो इस जुडिशियल फेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं। अब ये बात सामने आने के साथ फिर तो बहुत सी बातें सामने आती हैं कि जब कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, कॉलेजियम सिस्टम 90 के दशक में आया है, उससे पहले कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, तब एग्जीक्यूटिव यानी कि विधायिका ही जज चुनती थी। और जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि तब फर्स्ट जनरेशन के जज पहले आया करते थे, यानी कि जिनके बाप दादा इस काम में नहीं है उनको ज्यादा मौका मिलता था। लेकिन जब से कॉलेजियम सिस्टम आया है तब से ज्यादातर जज वही बन रहे हैं जिनके घर में पहले कोई ना कोई जुडिशरी में रह चुका है, खासतौर पर जज रह चुके हैं। अब देखिए जो पुराने 3 जज हैं जो सीजेआई गए हैं, अब डीवाई चंद्रचूड़ उनके पिता, वाईवी चंद्रचूड़ वो भी जज थे। इसके बाद संजीव खन्ना जो सीजेआई आए, उनके चाचा हंसराज खन्ना वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उनके पिता देवराज खन्ना वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। इसके अलावा जो मौजूदा नए सीजेआई है बीआर गवई, उनके पिता आरएस गवई वो तो 3-3 बार गवर्नर रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस के साथ उनकी ठीक ठाक जो है उनकी बनती थी और कांग्रेस की सरकार में 3 बार गवर्नर रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो इनका तो कनेक्शन ही सीधे सीधे जो है एक सरकार एक पार्टी से दिखता है, उनके पिता का कनेक्शन दिखता है। अब इसे देखते हुए कुछ बदलाव की कोशिश तो की गई, जैसे संपत्ति जाहिर कर दी, नियुक्तियां जाहिर कर दी और इसके अलावा उस वक्त को लेकर भी थोड़ा वो बैकफुट पर आ गए, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। इसीलिए सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। हलफनामे में साफ कह दिया है, उपराष्ट्रपति तो कह ही चुके हैं, निशिकांत दुबे का बयान सब जानते हैं, जो किरण रिजिजू हैं मंत्री वो भी कह चुके हैं कि सबको अपने दायरे में काम करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है कई तरह के दबाव में है, क्योंकि स्थितियां ऐसा पैदा करती कि सरकार जो शांत थी, इन्होंने फिर से जो है बार बार पिन करके उसको जो है मुसीबत में डाल रहे थे, उसके सामने रोड़े अटका रहे थे। तो फिर सरकार ने भी दिखाया कि विधायिका की शक्तियां क्या होती हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी उसके दायरे याद दिलाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने राष्ट्रपति को जवाब देना बड़ी चुनौती बना हुआ है। अपने जो पुराने सीजेआई है उनके जो आदेश है उसे जस्टिफाई करना चुनौती बना हुआ है, और क्या जवाब आता है इस पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वतः खारिज हो जाता है या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे कुछ और सवाल पूछती है या वो अपनी तरफ से कुछ कहती है। लेकिन अब ये बड़ी मुश्किल बन गई है कि अब इस तरह के जो आनन फानन में सुपर एक्टिव होकर इस मोड में जो आदेश दे दिए जाते हैं वो आने वाले जो मौजूदा जज हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत बनते हैं। इसीलिए जुडिशरी में भी अब इस ओवर एक्टिविज्म को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, वकील भी सवाल उठाते हैं, देश में भी सवाल उठ रहे हैं, और इसका जो अवरोध बन रहा है ये ओवर एक्टिविज्म, इसको लेकर अब सरकार भी एक्टिव हो गई है कि अब इस तरह से सरकार के आड़े इसको नहीं आने दिया जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।